हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय का माप तथा उससे संबंधित समुच्चय। तो पहले हम पढ़ेंगे आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जैसे नाम से ही इस दिख रहा है फ्लो का मतलब प्रवाह, जैसे पानी फ्लो करता है ऐसे ही हमारी राष्ट्रीय आय है वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है। वो इकोनॉमी में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, दूसरे से तीसरे और फिर वापस उसी क्षेत्र में आ जाती है। यानी एक सर्कल की तरह है। जैसे एक सर्कल में बॉल्स हैं तो वो चाहे कहीं से भी आप काउंटिंग शुरू कर लीजिए, वो उसी सर्कल के अंदर घूमती रहती है। तो आय का चक्रीय प्रवाह भी इसी तरह का ही है। आज हम जानना है, इस टॉपिक में पढ़ेंगे ये आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आय का चक्रीय प्रवाह जानने से पहले कि इकोनॉमी के अंदर हम कितने क्षेत्र लेते हैं। तो देखो, जनरली मैंने कई बार भी क्लास के अंदर आपको बताया था कि हमारी इकोनॉमी के अंतर्गत जो भी होती है हम उसमें मेनली 4 क्षेत्रों के अंतर्गत उसको डिवाइड कर देते हैं। पहला क्षेत्र होता है परिवार क्षेत्र। पहला क्षेत्र है परिवार क्षेत्र। एक परिवार जिसमें हम लोग रहते हैं, यानी जिससे साधन प्राप्त होते हैं। साधन कौन से हैं हमारे? 4: श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमी। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? परिवार से ही मिलते हैं। और परिवार ही वो इकाई है जो उपभोग करती है। दूसरा क्षेत्र होता है उत्पादक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हम फर्में जो होती है हमारी फार्म्स, इंडस्ट्रीज, इनको हम शामिल करते हैं, निर्माण क्षेत्र को। तीसरा हमारा होता है सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र जिसमें सरकार आय और व्यय का ब्यौरा हम पढ़ते हैं। और चौथा क्षेत्र होता है विदेशी व्यापार, यानी विदेशी क्षेत्र। तो ये 4 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। जब हम केवल 2 ही क्षेत्र को लेकर पढ़ेंगे, परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र, तो वो क्या कहलाएगा? 2 क्षेत्रीय मॉडल। और जब हम 3 क्षेत्र की बात करते हैं, यानी 3 का मतलब परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, तो इसे हम कहते हैं 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। और इस 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को ये हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी बंद अर्थव्यवस्था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बंद अर्थव्यवस्था किससे कहते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें 3 क्षेत्र होते हैं, यानी 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। ओके। और चौथी जो क्षेत्र है हमारा विदेशी क्षेत्र, इसमें शामिल कर लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। और इसको हम कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। मतलब कि जब इकोनॉमी के दरवाजे बाहरी क्षेत्र के लिए खोल दिए जाते हैं तो वो खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जाने जाती है। तो इसमें 4 क्षेत्र हो गए: परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। तो आय का चक्रीय प्रवाह सबसे पहले हम 2 क्षेत्रीय मॉडल के अंतर्गत करेंगे। तो 2 क्षेत्रीय मॉडल में ये देखिए हमने दिखा रखा है आपको, ये फ्लो चार्ट बना रखा है। ये बहुत इजी है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपको एक तरफ लिखना है परिवार क्षेत्र और एक तरफ आपको लिखना है उत्पादन क्षेत्र। तो ये हमारा उत्पादन क्षेत्र है और ये हमारा परिवार क्षेत्र है। दैट इज क्लियर। तो परिवार क्या देता है? मैंने अभी बताया था, परिवार है वो हमें क्या देता है? वो देता है फैक्ट्रीज को, हमें क्या देता है? मैंने बताया था लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लेबर, ये सब हमें परिवार से मिलती है। किसको मिलती है? उत्पादक क्षेत्र को मिलती है। उत्पादक क्षेत्र इसके बदले में उन्हें क्या देता है? उसको क्या देता है? फैक्टर प्राइसिंग देता है। जैसे लेबर को वेज देगा, लैंड पर रेंट दिया जाएगा, कैपिटल पर इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप में यानी प्रॉफिट तो उनको दिया जाएगा। हाउस होल्ड उत्पादक क्षेत्र इनका क्या करता है? उत्पादक क्षेत्र इनका क्या करता है? इनसे वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज किसको गई है?
परिवार क्षेत्र को, यानी वो परिवार क्षेत्र इनका उपभोग करता है। परिवार इसके बदले में क्या करता है? परिवार इसके बदले में खर्च करता है, जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से देखियो, आय का सर्कुलर फ्लो हमने केवल दो अर्थव्यवस्था में दिखाया है, जिसमें हमने दिखाया कि परिवार है उत्पादक क्षेत्र को देता है और उत्पादक क्षेत्र परिवार को। तो आय एक जगह पर स्टॉक नहीं है, ये प्रवाह है, इसी ही हम प्रवाह कहते हैं कि वो एक जगह पर स्थिर नहीं रह रही है, वो बदलती है, कभी परिवार के पास कभी उत्पादक क्षेत्र के पास। ओके, तो इसे हम कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल। कौन सा मॉडल? दो क्षेत्रीय। क्षेत्रीय का मतलब यानी दो ही क्षेत्र लिए हमने यहाँ पर, केवल परिवार और एक उत्पादक। दूसरा, इसमें हमने दोनों तरीके लिए हैं, हमने गुड्स एंड सर्विसेज भी ली है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हमने एक तरफ से फैक्टर सर्विस भी ली है और फैक्टर पेमेंट भी ली है। तो ये आय का मौद्रिक और वास्तविक दोनों प्रभाव को दिखा रहा है ये मॉडल। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको दो क्षेत्रीय का यही बनाना है और इसको एक्सप्लेन करना है आपको अपने ही शब्दों में। अब नेक्स्ट है, हम तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अब दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में हम एक चीज़ और बताएंगे अभी आपको, और वो ये है कि ये क्या है, अलग से हमने एक मॉडल में और लिया है। परिवार और उत्पादक क्षेत्र के बीच में एक कड़ी काम करती है और वो है हमारा कैपिटल मार्केट, बैंकिंग सिस्टम। तो कैपिटल मार्केट को भी अगर हम दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जोड़ना चाहें तो जोड़कर दिखा सकते हैं। तो सेम एज ऐसे ही हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है उत्पादन क्षेत्र को? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उसके बदले में क्या देता है उत्पादन क्षेत्र? उनको फैक्टर प्राइसिंग देता है। इसी तरह से प्रोडक्शन सेक्टर उन्हें क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज। और वो हम क्या देते हैं प्रोडक्शन को? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम एक चीज़ और करते हैं और वो क्या करते हैं, हाउस होल्ड कैपिटल सेक्टर में क्या जमा करवाते हैं? अपनी सेविंग्स। और कैपिटल मार्केट फर्म क्षेत्र को क्या करता है? इन्वेस्टमेंट या लोन्स। तो इस तरह से ये कैपिटल मार्केट के द्वारा भी हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी आय का चक्रीय प्रवाह बनता है। ओके, अब आय के चक्रीय प्रवाह का तीन क्षेत्रीय मॉडल। तीन क्षेत्रीय मॉडल का मतलब जैसे मैंने पहले ही बता दिया था आपको, इसमें हम एक हाउस होल्ड लेंगे, एक इसमें हम प्रोडक्शन और एक हम इसमें क्या ले लेंगे? गवर्नमेंट सेक्टर ले लेंगे। कैपिटल मार्केट तो वो कड़ी हो गई जिसको हम अब बात कर रहे थे कि हम अपनी सेविंग्स जमा करवाते हैं और ये उत्पादक क्षेत्र को लोन्स या इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस तरह से तीन क्षेत्र लेंगे हम, हाउस होल्ड, प्रोडक्शन सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। तो हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर का तो सेम वही चार्ट बनेगा जो हमने इससे पहले बना लिया है दो क्षेत्र में, कि हाउस होल्ड उसको लैंड लेबर देता है तो लेबर की जगह पे वो उससे क्या लेता है? वेज लेता है। ये हमने पहले डिस्कस कर लेते। अब हम यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर हमारा मॉडल बहुत उलझ जाएगा। लेकिन आपको अगर एग्जाम में तीन क्षेत्रीय मॉडल बनाना है तो आपको पहले दो क्षेत्र का बना के फिर ये तीसरा क्षेत्र के भी ये आइटम्स लिखने हैं, यानी सारे लिखने हैं आपको। पहले दोनों क्षेत्रों के लिखने हैं, फिर उसको सरकार के साथ अटैच करना है। तो हम सरकार के साथ अटैच कैसे करेंगे? हाउस होल्ड क्या देता है सरकार को? टैक्स। क्या देता है? टैक्स। तो ये सब भी बात जानते हैं अच्छी तरह से, हम सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार इसके बदले में हमें क्या देती है? कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट्स देती है परिवारों को, जैसे कि स्कॉलरशिप दे दी, ओल्ड एज पेंशन दे दी। तो ये क्या है? हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन है कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती है। तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती है? जैसे स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है, यानी वो प्राप्तियाँ परिवार को जो उसे काम के किए बिना ही प्राप्त होती हैं सरकार की ओर से। जैसे स्कॉलरशिप मिली तो हमने उसके बदले में सरकार के लिए काम थोड़ी किया था, तो लेकिन वो ट्रांसफ़र पेमेंट यानी ये वन साइडेड होती है इसमें। दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर भी प्रोडक्शन सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर को क्या देता है? टैक्स। और सरकार इसको क्या देती है? सब्सिडीज देती है। दैट इज क्लियर। इसके अलावा और क्या करता है? परिवार है, सरकार को भी तो देता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और सरकार उसके बदले में परिवारों को क्या देती है? सेम एज फैक्टर प्राइसिंग देती है।
क्लियर। इसी तरह से प्रोडक्शन सेक्टर है, वो क्या करता है, वो सरकार से लोन भी लेता है, सब्सिडीज भी प्राप्त करता है, तो वो सरकार को वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन कर देता है। सरकार उसके बदले में क्या करती है, सरकार पे तो कंजम्पशन करती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। इसी तरह से हम इन तीनों सेक्टर को कैपिटल सेक्टर से जोड़ सकते हैं। जैसे परिवार क्या करते हैं, सेविंग्स, सरकार भी क्या करती है, अपनी सेविंग्स, और सरकार इस सेक्टर से लेती भी क्या है, बोरो, यानी उधार भी लेती है। सेम एज ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेविंग्स भी करती है और ये इसको लोन या इन्वेस्टमेंट भी करता है। ओके, क्लियर। तो ये 3 सेक्टर मॉडल था जिसमें हमने सरकार को बीच में शामिल कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं 4 सेक्टर मॉडल। ये देखो 4 सेक्टर मॉडल। इस 4 सेक्टर मॉडल के अंतर्गत हमने बताया था एक सेक्टर और शामिल कर लेंगे, और वो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी विदेशी क्षेत्र को हम शामिल कर लेंगे। ये रहा हमारा ये चारों के चारों वो मॉडल हैं जो तीसरे मॉडल थे, सेम एज। क्लियर। अब हम सिर्फ इनको चौथे सेक्टर से कनेक्ट करके समझाएंगे, क्योंकि दूसरे सेक्टर के तीसरे सेक्टर के सेम लिंक वही रखने हैं हमें, सिर्फ अब हम चौथे सेक्टर को आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। लेकिन आपको एग्ज़ाम में कंप्लीटली लिख कर देना है। अगर 4 क्षेत्रीय आता है तो ये नहीं है कि आप सिर्फ उनको छोड़ दोगे और सिर्फ इससे ही कनेक्ट कर दोगे, आपको 2 क्षेत्र का भी, 3 क्षेत्र का भी और फिर 4 क्षेत्र का भी बताना है। तो 4 क्षेत्र का अब हम कर रहे हैं। तो 4 क्षेत्र के मॉडल में देखो क्या करते हैं, हाउस होल्ड या जो भी है, तो प्रोडक्शन सेक्टर से मेन इसका लिंक होता है। प्रोडक्शन सेक्टर क्या करते हैं, इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स जो होते हैं, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा हमारे पास आ गया, इम्पोर्ट्स करते हैं तो पैसा विदेशी क्षेत्र में चला गया। सेम ऐसे ही सरकार भी विदेशी क्षेत्र से अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, तो इसी तरह से विदेशी क्षेत्र भी सरकार से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। तो इस तरह से हम इसमें 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया है। अब यहाँ पर हमारी बात आती है कि हमने 4 क्षेत्र लिए थे आपके, परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। और पूंजी बाजार, पूंजी बाजार एक बाजार, हमने सिर्फ एक लिंक लिया है, ये क्षेत्र नहीं है। ओके, क्षेत्र सिर्फ वही 4 हैं। तो इन सब का अलग अलग विश्लेषण किया गया है आपको यहाँ पर बुक में, कि मैंने डिटेल से आपको समझा तो दिया ही है कि परिवार क्या है, उत्पादक क्या है, सरकारी क्या है, तो ये सब हमने आपको समझा दिया है। अब बात आती है, यहाँ पर एक नया पॉइंट दिया गया, क्या राष्ट्रीय आय सदैव स्थिर रहती है? तो हम कहेंगे नहीं, राष्ट्रीय आय सदैव स्थिर नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि इसमें प्राप्तियाँ आती रहती हैं और इससे निकासी भी होती रहती है। प्राप्तियों का मतलब इसमें समावेश भी होता रहता है और निकासी का मतलब इसमें से वापसियाँ भी होती रहती हैं। इसलिए राष्ट्रीय आय कभी भी एक स्टॉक धारणा नहीं है, ये एक प्रवाह धारणा है। अभी हमने 3 डायग्राम बनाए हैं, 2 क्षेत्र का, 3 क्षेत्र का, 4, जिसमें हमने दिखा दिया है क्लियर कट कि आय कभी भी स्थिर नहीं रहती है, वो एक स्टॉक धारणा है। तो इसमें सबसे 2 वर्ड हमने अभी यूज किए, वापसियाँ यानी विड्रॉल्स क्या है, लीकेज क्या है। तो हमने बताया था लीकेज क्या है, हमारे लीकेज है हमारे बचत, शुद्ध कर और आयात। यानी बचत है, बचत अगर हम उसको करके रख ले, जैसे परिवारों में कुछ लोग हैं, हमने देखा है कि आप अपने गांव के क्षेत्र में देखते हो कि पैसे की मालाएं होती हैं, तो वो उनको अपने बक्से में बंद करके रख लेते हैं। तो वो क्या है, इकोनॉमी के लिए वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, वो पैसा इकोनॉमी के लिए ख़त्म हो चुका है, तो वो एक तरह से डेड है, वो यानी निष्क्रिय मनी है, उसका कोई यूज नहीं है, वो इकोनॉमी के लिए ख़त्म हो चुकी है। तो वो एक लीकेज है एक तरह से। इसी तरह से कर, इसी तरह से आयात। आयात कैसे लीकेज है? आयात यूँ लीकेज है कि अगर हम आयात करते हैं तो वो पैसा है ना देश में नहीं आता, वो देश से बाहर चला जाता है, जो हमने 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में दिखाया था।
क्लियर। तो ये हमारे 3 वापसियों में है। इसी तरह से इंजेक्शंस यानी समावेश हमें मिलता क्या क्या है, तो एक है हमारा निवेश जिसके द्वारा हमें पूंजी मिलती है, एक सरकारी व्यय सरकार जो खर्च करती है, और एक हमारे निर्यात। तो ये हमारे समावेश हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर ये आ रहा है कि समावेशों तथा वापसियों का आय के चक्रीय प्रभाव पर सामूहिक प्रभाव। सामूहिक प्रभाव देखने के लिए यानी कि अगर वापसियाँ और समावेश आते हैं तो राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो 3 तरह के हम प्रभाव देखते हैं। एक है हमारा तटस्थ प्रभाव यानी स्थिर, एक है हमारा धनात्मक प्रभाव, एक है हमारा ऋणात्मक प्रभाव। तटस्थ प्रभाव का मतलब जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जितना हमारी समावेशियाँ हैं उतनी ही हमारी वापसियाँ हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धनात्मक का जब हमारे समावेश ज़्यादा होंगे वापसियाँ कम होंगी तो धनात्मक होगा। और ऋणात्मक कब होगा, जब समावेश कम होंगे और वापसियाँ ज़्यादा होंगी। तो ये हमने डायग्राम में मॉडल के द्वारा दिखाया गया है आपको। ये देखो, ये यहाँ बचत को S लिखेंगे, कर को T लिखेंगे, आयात को M, निवेश को I, सरकारी व्यय को G और निर्यात को X। तो इसमें ये मॉडल बनाकर दिखाया गया है I + G + X। I यानी इन्वेस्टमेंट, G यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X यानी निर्यात। ये अगर हमारे ज़्यादा हैं किससे, S, T, M से, इनके जोड़ से, तो धनात्मक है। और अगर इसका उल्टा हो जाए तो ये हमारा ऋणात्मक होगा। ओके, थैंक यू।